प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज 9 मई के 19 मुजरिमों को आम मुआफ़ी दे दी गई है। 67 दरखास्तें अपील की मौसूल हुई थी और उन 67 में से 19 की जो आम माफ़ी की दरखास्त है उसको मंजूर किया गया है और उनकी रिहाई भी अमल में आ गई है। कुछ लोग रिहा हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं और आज जो है वो इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। 9 मई के मुजरिमों को कुछ दिन पहले ही सज़ा सुनाई गई थी, आज इनमें से 19 को रिहा कर दिया गया। इनमें से बेशतर लोग वो हैं जिनको 2 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनमें उनकी सज़ा अभी ज़ाहिर है कुछ वक्त बाकी था इनकी सज़ा पूरी होने में, लेकिन उनकी सज़ा पूरी होने से पहले ही उनको मुआफ़ी दे दी गई है और रिहाई अमल में आ गई है। इसको तहरीक इंसाफ ने मगर कोई ज़्यादा खुशाइंद नहीं समझा और बैरिस्टर गौर कहते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पेशरफ्त नहीं है। आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि बैरिस्टर गौर और बाकी लोग इस पर किस रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से जो पैगाम जारी किया है उसमें वो कहते हैं कि अगर डेडलाइन जो दी गई है उसके अंदर कुछ नहीं होता तो फिर हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे और जो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो चल रही है, वो जारी है। लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात करने वाले जो लोग हैं उनमें से बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने बाहर आकर ये कहा है कि इमरान खान कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं है मुज़ाकरात से। ऐसा वो क्यों समझते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, उड़ान पाकिस्तान, अहदाफ तय किए गए हैं। आज SAFC की एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ शौकत यूसुफ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, खुशामदीद। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। और कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। होपफुली कुछ देर में शायद वो स्टूडियो ही पहुंच जाएंगे, जब तक वो हमें ऑडियो पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है वो आपको सुनवा देता हूं। वो कहते हैं कि जी ये कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं है जो रिहाई हुई है 19 लोगों की। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते गैर आईनी है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। ये सिविलियन कोर्ट्स होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट। शौकत यूसुफ जी साहब, 2 साल के बाद 19 लोग अपने घरों को जा रहे हैं। अगर ये आम मुआफ़ी उनकी ना होती तो शायद और भी उन्हें कई महीने जेल में रहना पड़ता। क्यों इसे PTI बड़ी पेशरफ्त नहीं समझ रही? नहीं, लेकिन जहां तक लोगों की राय का ताल्लुक है, वो घरों में चले गए, उनको खुशी होगी, उनकी फैमिली खुश होगी, ये तो एक अलग जगह है। लेकिन जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं ना, वो कुर्बानी सिस्टम के लिए दे रहे हैं। इसीलिए जो 48 लोग रह गए हैं उनके साथ जो सलूक हुआ तो वो उन प्यार तो फिर सबको रिहा कर देते। तो अगर सबको रिहा नहीं कर सकते तो फिर इससे 19 बंदों को रिहा करके ये तो नहीं कह सकते हम कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसके पहले फैसले भी दुरुस्त है और अभी भी दुरुस्त है। तो इसलिए उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब चूंकि वकील हैं और इन चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने जो बात की है जाहिर हम भी उसी को फॉलो करेंगे। पार्टी के चेयरमैन है वो। सही है, लेकिन इसमें अभी मैं उमर अयूब साहब को सुन रहा था, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब वो कह रहे थे कि ये तो ट्रायल ही नहीं हुआ सही, ये सिविलियंस का ट्रायल तो वहाँ हो ही नहीं सकता, तो फिर माफ़ी की क्या बात है। तो आप इसे कैसे एक ज़ाहिर है PTI की अपोजिशन पार्टी के तौर पर आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें थोड़ा सा एतमाद की फजा बहाल करनी पड़ेगी। मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। ये बड़ी बात है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं। ये बड़ी बात है कि उसमें वो मेंबरान शामिल हैं दोनों साइड से जो मोतबर समझे जाते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो सीनियर मोस्ट तरीन पार्लियामान के मेंबरान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, चाहे वो गवर्नमेंट अलाइज हो या PTI हो, और वो बैठ रहे हैं और आपसे दोनों की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये ब्रेक थ्रू और बात आगे बढ़े। आपने भी अपनी शराइत को कंडेंस किया है और 2 शराइत के तौर पे ये बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है, बहुत मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर 200 शराइत को एक पेश करेंगे तो वो शायद मुमकिन नहीं होगा उनको कबूल करना। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप आप PTI चलना चाहते हैं। लेकिन ये हुकूमत ने भी
जेस्चर दिखा रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। आप ये देखें कि अमीन गंडापुर साहब की जो गिरफ्तारी थी और उनके वारंट थे और इश्तिहारी मुलजिम करार देने की जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई। और ये एक अच्छा जेस्चर है कि ऐसे मौके पर पकड़ा धकड़ी होती है तो वो मुज़ाकरात को मुतासिर करेगा। दूसरी चीज, ये जो 19 अफराद को उन्होंने माफी दी है, ये भी इसको अंदाज में लें एक जेस्चर है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है। अगर इंतकामी होती तो उन लोगों को जिनको छोड़ा है वो छोड़ने का सवाल ही नहीं था। लेकिन ये जहाँ पे मेरिट पे समझते हैं गुंजाइश है, वो पावर को एक्सरसाइज करके उनको भी छोड़ा है। और ये बात यहाँ पे रुक नहीं रही है, ऊपर तक इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से आपको एतमाद की फजा को बहाल करना होगा, दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना होगा, दोनों तरफ मुस्बत अंदाज में आपने बात लेके चलना होगा, ये सोच के कि मुल्क सफर कर रहा है, मुल्क को सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, मुल्क में इंतशार अगर होगा तो इकोनॉमी भी सफर करेगी और सियासी अदम इस्तेकाम से दहशत गर्दी जो है ये देखें आप बहुत तेजी से फैल रही है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गलतियां होंगी माजी की, जिनको लेकर आए सर पे बिठाया है 1880 तालिबान को, अब वो गले तो पड़े हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इज्तिमाई तौर के ऊपर अगर हम इसको हैंडल करते और इन मसाइल को हम कंट्रोल करते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल मैं पुरुम्मीद हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसको जेस्चर के तौर पर लें कि एक पॉजिटिव जेस्चर है और इसको मुज़ाकरात के साथ आप जोड़कर भी देख रहे हैं। दोनों तरफ पत्ते कोई खेलने की एक्सरसाइज नहीं हो रही, ठीक है, ऑप्शन कम है, लिहाजा जो ऑप्शन मिले हैं उनको जाया नहीं करना चाहिए। असदुल्लाह साहब, मेरा यही मैसेज है कि कौम के लिए किसी को अपनी अना को बढ़ाए बगैर कौम के लिए पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए उदारा ये एक मौका मिला है, इसको जाया ना करें और इसको कंक्लूड करें, मुज़ाकरात को कामयाब करें। बिल्कुल सही है। तो ये अब मुज़ाकरात को कामयाब किसने करना है, क्योंकि आपने खुद ये कहा शौकत यूसुफ साहब, ये पीटीआई ने तो अपने मुतालबात की जो तवील फहरिस्त थी उसको कम करके 2 पर ले आई है, और बेग साहब ये समझते हैं कि आप इसको एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर लें। आज जो रिहाई अमल में आई है, चलिए जो कुछ भी, आप ट्रायल को नहीं मानते, आप मिलिट्री ट्रायल को नहीं मानते, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव चीज हुई है कि रिहाई का एक जेस्चर दिया गया, वरना ये चंद महीने और भी जेल में रह सकते थे। तो आप इसको मुज़ाकरात के साथ मिलाकर देखते हैं कि भाई हुकूमत भी या एस्टैब्लिशमेंट भी एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। नहीं, देखें तो नियतों पे तो अल्लाह को इल्म है ना। हमने ये नहीं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जी इनकी जरूरत नहीं थी, इनको अंदर ही रखना था, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये एक अच्छी बात है। अब अगर उन्होंने लोगों को रिहा कर दिया, अगर वैसे ही रिहा कर दिया तो बड़ी मेहरबानी। और लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट, जिस तरह बेग साहब ने कहा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कैसे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करे। जब तक ये खत्म नहीं होगा, इस तरह की छोटी छोटी बातों से और इस तरह जो है ना मामला हल नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि है तो मुश्किल में मुल्क, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर हम ये समझे कि नहीं चलो ये हुकूमत है, मुल्क मुश्किल में रहे, हम तो बाहर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी इस हुकूमत का एक किस्म का, पाकिस्तान का तो हिस्सा है ना। हम सफर हो रहे हैं, पूरी कौम सफर हो रही है। और ये बेशक है कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, परवाह करनी पड़ेगी। जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदार कौम जो होती है, वो जिम्मेदारी की बातें करते हैं। अब जो 2 मुतालबात दिए गवर्नमेंट देख ले, अगर वो संजीदा है और चीजों को बेहतर करने के लिए वो है, तो इससे बेहतरीन मौका और नहीं होगा। इतने ज्यादा मुतालबात थे हमारे, लेकिन हम जो 2 अहम मुतालबात रखे हैं कि जी ये मान लें, ताकि चीजें आगे बढ़ सके और इससे एतमाद साजी बहाल हो जाए। तो ये जो एतमाद साजी है, ये बहुत लाजमी है। वरना शक की निगाह से वो हमें भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जी ऐसा ना हो कि हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि शायद इन्होंने क्यों इस तरह मुज़ाकरा, आप देख ख्वाजा आसिफ की बयान आपने देखा, वो कहते हैं क्यों आए हैं लोग मुज़ाकरात के लिए, तो वो भी शक की निगाह से देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा अपने वज़रा को भी कंट्रोल करें, जिस अंदाज से वो बयानात देते हैं, जिस धमकियां, तंज वगैरह। वैसे इसमें इस कमेटी में हाँ बिल्कुल सही है। नहीं चलें, उसमें एक आध को छोड़ के तो बाकी तो मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिवली इन मुज़ाकरात को ले रहे हैं और उम्मीद भी लगाए हुए हैं। लेकिन इख्तियार बेग साहब, आप ये जो कह रहे थे
कि पीटीआई ने अच्छी बात यह की है कि अपनी एक लिस्ट मुतालबात की उसको कम करके सिर्फ 2 मुतालबात रखा है, और शायद ये 2 मुतालबात भी काबिल अमल मालूम होते हैं अगर हुकूमत कुछ करना चाहे। तो फिर तो इसका मतलब है अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसकी जिम्मेदार तो फिर हुकूमत या उनकी इत्तेहादी जमातें होंगी जो इस मुज़ाकरात में बैठी हुई हैं, अगर वो ये मुज़ाकरात भी नहीं मान सकती तो मुतालबात। देखिए, मुतालबात गिव एंड टेक की बुनियाद पर होते हैं और सेटलमेंट भी गिव एंड टेक की बुनियाद पर होता है, ये जहन बिल्कुल वाज़ेह कर लें। लिहाजा दोनों तरफ से जहन को खुला रख के और दिल को खुला रख के मुज़ाकरात करने होंगे। पीछे यही है कि किसी की एक की विक्ट्री, जीत या ना का सवाल नहीं है। इस वक्त मुल्क को जरूरत है एक सियासी इस्तेकाम की, जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए जिसको, वो अशद जरूरी, इतनी जरूरत कभी नहीं थी क्योंकि दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, मुल्क की इकोनॉमी को भी चैलेंजेस दरपेश है, IMF का प्रोग्राम साथ साथ और उसका जायजा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें इस बात को कंपेल करती हैं कि आप रियलिस्टिक होके गिव एंड टेक की बुनियाद पे, कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे इस मौके को जाया ना दे, नहीं तो कौम माफ नहीं करेगी, नहीं तो कौम माफ नहीं करेगी। लिहाजा इसमें आप ये ना कहें कि जो आप मुतालबात लेके आए वो पूरे मान लिए जाएंगे या पूरे नहीं माने जाने। ये बहुत समझने की चीज है। मुतालबात होते ही हैं कि उसमें कुछ हद तक बात मानी जाती है, कुछ हद तक सेकंड फेज के लिए मौखिर कर दी जाती है और कुछ हद के तक आप मानने को तैयार होते हैं कि जी ये नहीं मानी जाएगी। सही है, ये है मुज़ाकरात की ट्रू। बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसमें मसला ये है कि आज उमर अयूब साहब, जो अली जफर साहब हैं और बाकी लोग आज मिले हैं इमरान खान साहब से अडियाला में, वो आकर जो बैरिस्टर अली जफर बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ज़्यादा होपफुल नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब भी पूरी उम्मीद हैं या कुछ उनको शक व शुबात हैं? अभी शक व शुबात है, शक व शुबात है। वो कहते हैं कि ये भी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बारह प्रोसेस तो है जिसमें शामिल होना है, तो प्रोसेस में शामिल होना, प्रोसेस तो है उसमें शामिल तो होना है, लेकिन कोई ज्यादा पुरुमीद वो नहीं है। क्यों नहीं है शौकत यूसुफजई साहब? आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप उसका प्रोसेस का ऐसा है, आप मायूसी की बातें करेंगे तो मुज़ाकरात फिर कामयाब कैसे होंगे? नहीं, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ से संजीदा लोग मौजूद हैं और वो जो चीजें वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जाहिर है खान साहब इसलिए इस हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एतमाद का फुकदान रहा है दोनों तरफ से और माजी में बड़ी तलखियां रही हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के साथ इस हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरह दीवार से लगाया, जिस तरह वर्करों के साथ जुल्म किया, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। और खान साहब के साथ कितना जुल्म हुआ, तो डेफिनेटली ये एक ट्रस्ट डिफिसिट है और इसकी बुनियाद पे शायद दूसरे लोग भी यही तस्वर करते हों हमारे बारे में। लेकिन मैं ये है कि उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो आज मुतालबात दिए गए हैं उन पे खुले दिल से गवर्नमेंट गौर करेगी और कोई, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए उन्होंने मारकर भी देख लिया, उन्होंने गिरफ्तार करके भी देख लिया, उन्होंने रोक कर भी देख लिया, लेकिन हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकी है। आज भी आप देख लें, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। आवाम को 1 रुपए की रिलीफ हम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो फिर तो देखे ना, आखिरकार ये तो सियासत कर रहे हैं, तो सियासत में आवाम के पास दोबारा जाना पड़ेगा इनको। सारी जिंदगी तो ये नहीं हो कि 8 फरवरी की तरह आपको प्लेट में रख के दे दे कि जी हाँ ये मैंडेट आप ले लें। आइंदा तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद भी फिक्रमंद है, परेशान तो है कि अगर जितना हमने किया तहरीक इंसाफ के साथ वो तो उससे ज्यादा उसको फायदा हुआ। ठीक है, लोगों को तकलीफें हुई, इमरान खान को तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनकी बड़ी है और सियासी लोगों के लिए यही चीज होती है। अब PTI कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और नून लीग कहाँ खड़ी है, आप देखें, आवाम में जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इनको एहसास हो रहा है कि जो एतमाद के फुकदान को ख़त्म करके
मिल बैठ के कोई मसले का हल निकालें ताकि आइंदा वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सके। या ना हो कि फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी ऐसे हालात बन जाए कि हुकूमत उनके नुमाइंदे के खड़े भी ना हो सके इलेक्शन में, क्योंकि अवाम में गुस्सा है, बहुत ज्यादा है। अवाम ये कहती है कि भाई आपने तो इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म की थी कि हम महंगाई खत्म करेंगे, तो आपने तो महंगाई खत्म नहीं की। ये कौन सी महंगाई है, कौन से डिजिट्स आप बता दें कि जी सिंगल डिजिट पे आ गया, डबल डिजिट पे आ गया। अगर सिंगल पे आ गया तो फिर चाय, चीनी, दाल, चावल ये सस्ते क्यों नहीं हो रहे? ये तो उसी तरह है। तो वो आगे से नवीस सुनाते हैं कि जी इसके बाद महंगाई नहीं आएगी। भाई इसके बाद तो नहीं आएगी, लेकिन जो आई हुई है उसका क्या करें? सही है, लेकिन चलिए अब तो उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट आया ना, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। मैं चाहता कि शेख साहब भी ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उस पर मैं बेग साहब की राय ले लेता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं सर। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपका शुक्रिया, खुशामदीद। और हम थोड़ी सी मुज़ाकरात पर बात कर रहे थे आपकी आमद से पहले। उसकी अब मीटिंग अगले हफ्ते होगी। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको इसमें से बरामद होती हुई नज़र आ रही हैं शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और पाकिस्तान, देखिए दुनिया में कहीं भी कोई और रास्ता तो आज इसके अलावा तो निकला नहीं कि मुज़ाकरात होते हैं, उसी में ही कोई ब्रेक थ्रू होता है जी। आज मैं तो इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे साथ गंडापुर थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मैं और वो मिल के बैठे थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने SIFC की जो मीटिंग अरेंज की हुई थी, वो साढ़े तीन घंटे हमने मीटिंग की है। उन्होंने अपने पूरे पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं और हुकूमत ने कहा है कि बिल्कुल आपकी चीज़ें दुरुस्त हैं, हम इस पर अमल करेंगे। तो चार्टर ऑफ इकानमी की बात जो है, क्योंकि आज सारी मीटिंग इसी पे थी, इकानमी पे, जो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो थी, और हर एक ने बड़ी फ्रैंक बातें की। तो उसमें तो मुझे नज़र आता है कि ज़रूर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। अहदाफ जो हैं वैसे ये रियलिस्टिक आपको लगते हैं? मतलब $60 अरब पर आप एक्सपोर्ट्स को ले जाना चाहते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इस पर अपनी राय का इजहार करें। मगर आप पहले कह दीजिए कि ये $60 अरब पर ले जा सकते हैं आप एक्सपोर्ट्स को? हमारे पास पोटेंशियल है। देखिए $60 अरब दो चीज़ें हैं। अहदाफ ज़रूर ऑप्टिमिस्टिक है, नो डाउट। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक भी है? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए चाइना इस वक्त $3,500 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम 30 की कर रहे हैं। 110 पाकिस्तान जितनी एक मुल्क कर रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये किया है। ये नहीं है, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है, बड़ी जंप है, काफ़ी बड़ा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है ना। बांग्लादेश कर रहा है $50 बिलियन की एक्सपोर्ट। हमारे क्या था मकसद? सिर्फ इंडिया की आज एक्सपोर्ट देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, तो हमारी तो एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल थोड़ी एक्सपोर्ट है और बिल्कुल रियलिस्टिक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम आपस में यही गुत्थम गुत्था रहे और हमारी तवज्जो इकानमी की बजाय हम यही रहे, कोई ना कोई आपस में इख्तलाफ करते रहे, कहीं मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई। आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है, ये और ये जो उड़ान पाकिस्तान का या मईशत का प्रोग्राम है, ये जुड़े हुए हैं आपस में? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए स्टेबिलिटी, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उड़ान पाकिस्तान में भी अपनी तकरीर में कहा कि इकनॉमिक की स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो लाजमी है। देखिए सारे इलेक्टेड लोग असेंबली में ज़रूर बात करें, इख्तिलाफ राय है हम करें खुल के। आज मैंने आपको जिक्र किया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा अली अमीन गंडापुर मेरे, क्योंकि साथ बैठे थे, मैंने भी उनसे बड़े अच्छे तरीके से वो बात कर रहे थे। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे लगता हो कि हम कोई आपस में इख्तिलाफ है। बड़ा इख्तिलाफ तो है, इख्तिलाफ है, राय होता है, वो तो भाई भाई का होता है, वो होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं की, कोई उखड़ के बात नहीं की कोई। और सारे आर्मी चीफ भी वहीं थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर हो रही थी मीटिंग हो रही थी, और सारे चीफ मिनिस्टर थे पूरे सूबों के। इससे बड़ी मीटिंग और क्या, पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर थे, यानी एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक है, मगर ये जो आपने सर बात की है ना कि ये जुड़े हुए हैं सारे मामला में, इफ्तार बेग साहब पर जाने से पहले शौकत यूसुफजई साहब, बड़ी चीजें डिपेंड कर रही हैं तहरीक इंसाफ पर, कि तहरीक इंसाफ का जेस्चर, उनका रवैया टुवर्ड्स मुज़ाकरात, बातचीत क्या होता है। अगर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ये सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ये सारा प्रोग्राम तभी परवान चढ़ सकता है।
लेकिन अगर पीटीआई जो है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं देती तो शायद फिर मुश्किल हो जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं ये आज एपेक्स कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास, और जैसे शेख साहब बता रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान पर ही सारी बहस होती रही है। देखिए, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सियासी अदम इस्तेकाम है, और कोई भी हुकूमत वो अचीवमेंट नहीं कर सकी जो होना चाहिए मुल्क के लिए। जैसे डैम बनने चाहिए थे, काफी अरसे से मुतनाज़ा रहे, सिर्फ पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम की वजह से हम कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे बड़े बड़े। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज हमारे पास बिजली नहीं है। अब बड़े दावे हम करें, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उड़ान पाकिस्तान के लिए भी पैसा चाहिए, आज़म चाहिए। तो ये सारी चीजें निकलती हैं सियासी इस्तेकाम से। तो ठीक है, सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना गुस्से को नीचे करना पड़ेगा, वो कंधे को नीचे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का दिल बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये चीजें तब होती है जब सबको ये रियलाइज हो कि ये मुल्क हमारा है, और हम जो है सियासत करेंगे लेकिन इस मुल्क को खराब नहीं होने देंगे। वरना आज अगर हमारा कोई भी बड़े बड़े डैम दो बन जाते हैं तो आज हमें एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाती ना। स्पोर्ट्स आज क्यों महंगी है हमारी स्पोर्ट्स, क्यों हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कम्पीट कर पा रहे कि हमारा जो डॉलर है वो इतना ऊपर चला गया है कि हम जो आपकी एनर्जी प्राइसेस है, खास तौर पे एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ गई है, तो आप कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो ये कि आपका आज़म ये होना चाहिए कि आपने बिजली, अब देखो मार्च के बाद आईपीपीएस का इशू फिर खड़ा होगा। अब ये आईपीपीएस की भला कौन लेकर आया था? और इनकी वजह से जो कोयला, भाई लोकल कोयले से भी तो एनर्जी पैदा की जा सकती थी ना। जरूरी है कि बाहर के कोयले से हम अपनी बिजली भी बाहर के कोयले से बनाएं, और तेल हमारे पास है कहाँ पे कि हम तेल से बिजली बनाएं। तो जो पानी हमारे साथ अवेलेबल है, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि 40,000 मेगावाट से ज्यादा सिर्फ दरिया स्वाद का वो है। तो क्यों हमने नहीं बनाया? मतलब गवर्नमेंट इस पे क्यों वो नहीं करती है, क्यों इन चीजों को डिले कर रही है? तो यही चीजें हैं कि बस हम अगर ये डैम बना लें, अपनी बिजली सस्ती कर दें, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया है कि बहुत सारे माइन मिनरल को आप देख लें, ये आप बिल्कुल सही है सर, लेकिन वही बात है ना, माहौल का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। अभी जैसा कि शेख साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा जबरदस्त एक उनका बिहेवियर या किरदार था एपेक्स कमेटी में, जो कि होना भी चाहिए था। तो ये चीज अगर ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आएगी तो चीज आगे बढ़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अली अमीन गंडापुर हमेशा अच्छी बात करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर उधर से ख्वाजा आसिफ या कोई और ऐसी बात कर लेगा, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं शेख साहब, ये तो देखे ना, इस तरह की बात कोई करेगा तो कोई पागल है कि आगे से वो गुस्सा करे या कोई और बात करे। लेकिन जब वज़रा सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ ये साबित करे कि तारिक इंसाफ दहशतगर्द है, ये इंतशारी टोला है। आज भी आप देखें बहुत सारे लोग जब बात करते हैं ये तो इंतशारी टोला है, लेकिन हम वैसे ही बात करना चाहते हैं उनसे, भाई आपकी कोई हैसियत है, आपको कोई वहां पे कोई अहमियत देता है पार्टी के अंदर या नहीं देता? आप कैसे बातें कर रहे हैं? ये अगर हुकूमत ने कमेटी बनाई है तो डेफिनेटली उनके कोई मकसद तो होगा ना, वैसे तो नहीं बनाई होगी। तो या तारिक इंसाफ ने अगर कमेटी बनाई तो डेफिनेटली उनका मकसद होगा कि जी मुज़ाकरात हो जाए। बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं कि जैसा बिहेवियर शेख साहब का है वैसे अगर बाकी लोगों का हो तो कोई एतराज नहीं है। ये शेख साहब वैसे ये आपसे, आपकी पार्टी से ये शिकवे रहते हैं कि एक तरफ अच्छा माहौल चल रहा होता है, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बयान दे रहे होते हैं, बाकी लोग। एनर्जी प्राइसेस का जो मसला है शेख साहब, ये वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपको बांग्लादेश से कंपीट करना है, बाकी मुल्कों से कंपीट करना है, तो वही प्राइस जब कहीं और से सस्ती मिल जाती है, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से ज्यादा हुई है एनर्जी प्राइसेस की वजह से। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एनर्जी प्राइस भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, वो हम सोलर पे जा रहे हैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से, ताकि हमारी अपनी जो एडवांटेज है, इतने ज़्यादा पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सोलर का एडवांटेज है, पंजाब में भी सूरज चमकता है, तो हम वो जा रहे हैं। एनर्जी का टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन हम सब कन्वर्ट हो रहे हैं उधर, और उधर ही बिल्कुल कास्ट कम हो जाएगी। एनर्जी की कास्ट ठीक है, जो पहले लग चुके, अभी फर्दर हम सारा के सारा सोलर तवज्जो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इधर ही यही तवज्जो है। और फिर आप देख रहे हैं कि 22% से रेट जो है पॉलिसी रेट 13 पे आ गए। आज भी बात हुई कि सिंगल डिजिट में हमारा टारगेट है कि जून तक सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो
तो ये चीज़ें हैं। महंगा, जब कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और फिर इसका इम्पैक्ट कितने अरसे में आएगा, ये सोलराइजेशन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं? ये देखिए, मैं एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं, लेकिन हम जल्द से जल्द जितना, लेकिन इसमें काफी कुछ तो प्राइवेट सेक्टर ने कर दिया। 3,000 मेगावाट तो प्राइवेट सेक्टर आ गया, सोलर पे आया है ना अपने, उन्होंने तो कास्ट पे। लेकिन उसमें एक और शेख साहब स्टडीज भी आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जैसे ही हाउस होल्ड्स हों या कारोबारी हजरात हों, जब आप सोलर पे जाते हैं तो जो नॉन सोलर सार्फिन है, यानी ग्रिड पर जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने आईपीपीस को तो पैसे देने हैं, तो वो बर्डन जो है वो दूसरे सार्फिन पर शिफ्ट हो रहा है। ये अगेन एक प्रॉब्लम है जो जिससे पावर सेक्टर का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। जी हाँ, वही हम कह रहे हैं कि वो तो आप देख रहे हैं कि आईपीपी से भी निगोशिएट हो रहा है। अब ये उनको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, नफा तो ले चुके हैं काफी वो, और अब देखना पड़ेगा कि मुल्क के मफाद में क्या है, मुल्क का मफाद देखना पड़ेगा ना। और मैं आपको बताऊं कि देखिए ना, क्या चाइना का, मैं कहता हूं, आज मैं आपसे बात करूंगा तो आप हंसोगे असद, कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो चाइना जाते थे तो हम उनको कोई चीज़ समझा के आते थे। आई वेंट फर्स्ट टाइम टू चाइना इन 1972। उस वक्त चाइना कुछ भी नहीं था। आज अगर 110 पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, $3,500 बिलियन, तो बड़ी तेजी से उन्होंने किया है ना। तो ये तो कहना कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं है। हम अपने आप को ठीक कर लेना। हम बांग्लादेश 50 पे चला गया, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, और सिर्फ फूल बेच के हालैंड जो है, आपको पता ही है कितने सैकड़ों बिलियन की एक्सपोर्ट। हमारे पास तो कई ऐसे सेक्टर है जिसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। जैसे हलाल फूड का जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हम सारा जो है ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे लगे रहे, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन दे के ना इंडस्ट्री लगाते रहे। हमारी इंडस्ट्री लगनी, अब हमने आज सारी मीटिंग यही है। आज आर्मी चीफ साहब ने कैटेगोरिकली वो भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ये पिछले 17-18 साल में ये जो आप चल रही है यहाँ डेमोक्रेसी, तो उसने रिजल्ट नहीं दिए, रिजल्ट देने पड़ेंगे आपको। बड़ा कैटेगोरिकली, अच्छा कैटेगोरी कहा कि रिजल्ट देने पड़ेंगे, रिजल्ट नहीं है तो हमें सबको रिजल्ट देना है, पाकिस्तानियों को मिलकर। क्योंकि देखिए ना, कोई सिस्टम, जमहूरियत की ताकत जो है वो रिजल्ट देने से बनेगी। बिल्कुल सही है, आर्मी चीफ ने कहा, आप कह रहे हैं। जी इख्तियार भाई साहब, मेरा सवाल ये है, अभी हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, आप जाहिर है इस मामले को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं, समझते हैं, भुगता भी है और इन मसाइल को हल करने की कोशिश भी की है। ये $60 अरब की एक्सपोर्ट्स, ये बिल्कुल एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक भी है इस पावर सेक्टर के साथ जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं? देखिए, ये तमाम स्टेक होल्डर को साथ में बिठा के ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया गया है, और ये $60 बिलियन की जो एक्सपोर्ट का टारगेट हमने तय किया है या ऐलान किया है, उसके लिए कुछ फंडामेंटल चेंज होने जा रहे हैं। और वो फंडामेंटल अगर चेंज होंगे तो ये अचीवेबल है, आसपास इसके हम हासिल कर लेंगे। पहला ये है कि पावर का टैरिफ 9 सेंट से ज्यादा ना हो, 9.5 भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि रीजनल कॉम्पिटिटर जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया है, ये 8 सेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 26 रुपए बनता है। तो इसके लिए आज जनरल आसिम मुनीर साहब कराची आए थे, उन्होंने वादा करा बिजनेसमैनों से कि हम 9 सेंट्स के ऊपर बिजली लाएंगे, और उसका तरीकेकार भी था, मैं उसमें बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ। जो आईपीपी हमें चार्ज कर रहे थे कैपेसिटी चार्जेस के मद में, और उससे हमें बार बार सर्कुलर डेट बढ़ जाने की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही थी, वो जड़ थी, वो कैंसर था, उसको काटना था। उस पर हमने काम किया है इस हुकूमत के साथ, और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छे नताइज मिले। 5 एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गए ओन आईपीपीज के, जो पुराने थे, ऑब्सोलीट थे, बिजली भी नहीं पैदा कर रहे थे, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस वो ले रहे थे, उसमें एक बड़ा हफ्को का भी था। दूसरे, हमने 18 आईपीपीज को मोड ऑफ पेमेंट चेंज किया है। जो पहले कैपेसिटी चार्ज देते थे कि बिजली दे या ना दे, कैपेसिटी चार्ज देना पड़ेगा, अब वो चेंज हो गया है पे टू पे, यानी जितना हम लेंगे उतनी बिजली की पेमेंट होगी। इससे एक बहुत बड़ी बचत होगी। फिर हमने बोगास में भी बेहतर टैरिफ लाए हैं, चाइना के आईपीपीज को और कोल वाले जो हुकूमत के बड़े मंसूबे हैं उनको मुकामी कुले पे मुंतकिल करने का अब एक पॉलिसी बनाई है, जिसके बाद
मुझे उम्मीद है कि हम बिजली की कीमतें सनती तौर पे भी कम कर लेंगे, सनती सेक्टर को और घरेलू साथ सही है। चलिए, बिल्कुल सही है। अगर ये उम्मीदें हैं आप, ये अगर होप्स हैं आपकी और शेख साहब की भी, तो फिर तो वाकई इस टारगेट को मीट किया जा सकता है। मगर एक साथ ही साथ आईटी का सेक्टर भी है जिसको हम 10 अरब डॉलर पर ले जाना चाहते हैं इंटरनेट की मौजूदा हालत में भी। तो इस पर भी जरा छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था कि आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। एक SIFC की के हवाले से जो एपिक्स कमेटी का इजलास था, उड़ान पाकिस्तान का प्लान हमारे सामने आया है, उस पर बहुत तफसील से बातचीत की गई है। और इसके अलावा आज मुज़ाकराती कमेटी भी थी। और अभी जैसे कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि ये दोनों मामला जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि जो मुआशी एजेंडा है वो तभी पाया तकमील को पहुंच सकता है जब आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। अब सियासी जो आज मीटिंग हुई है उसमें अगले हफ्ते पर बात चली गई है, इस पर अब हम देखेंगे कि क्या बातचीत हुई है आगे चल के। लेकिन जो हम उड़ान पाकिस्तान में आईटी की एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर पर ले जाने की बात करते हैं, मौजूदा इंटरनेट की सूरत हाल पर भी शेख साहब जरा पहले आप इस पर अपनी राय का इजहार कर दें। ये इंटरनेट ठीक नहीं हो रहा, बार बार की बंदिश, और जो लोग पहले काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। हम कैसे ये टारगेट मीट करेंगे 10 अरब डॉलर का? देखिए, ये इसी इंटरनेट की जो भी हालात है, सही आप सही कह रहे हैं कि उसमें रुकावटें आई हैं, लेकिन फिर भी 35% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट, एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ, बड़ी है ना जी। तो ये तो बहुत बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ रही है क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो इंडिपेंडेंटली फ्री लांसर हैं वो काम कर रहे हैं जैसे जैसे, लेकिन वो बार बार मुतासिर भी होते हैं, वो बार बार शिकायत भी करते हैं। बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो भी तो देखिए ना कि उससे गलत भी तो जा रहा है ना, जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, आईटी को, वो हमारे मुल्क में मुश्किलात भी तो पैदा कर रहा है। आईटी को गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोशल मीडिया को रोकने के लिए अगर हम आईटी को तो नहीं कर रहे, लेकिन जो आप कह रहे हैं बंदिश, ये जो रुकावटें आ रही हैं, तो सोशल मीडिया को भी तो चाहिए ना कोई रिस्पॉन्सिबल हम सूरत हाल सामने करें ना। हम एक दूसरे के साथ बड़ी सख्त किस्म की बातें वहां सोच, मैं तो उसको देखते ही, आप बहुत अच्छा करते हैं ये मतलब कोई भी अच्छी कोई इल्मी बात, कोई प्रोडक्टिव बात तो उसमें है ही नहीं। सही है, वो तो सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है। हाँ। कोई मकसद चले, ये तो एड्रेस, ये तो पीटीआई का मामला से जुड़ा हुआ एक मसला भी है। शौकत यूसुफ साहब, ये इंटरनेट को बार बार रोका या सोशल मीडिया ऐप्स को रोकने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए जो पाबंदियां इंटरनेट पर भी लगाई जाती हैं, अब कैसे शेख साहब कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया को भी तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना, जो हम तूफान देख रहे हैं वहां पर। और सबसे ज्यादा इल्जाम तो पीटीआई पर है कि पीटीआई के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठकर जो चीजें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर इंटरनेट के मसाइल पैदा हुए हैं। आप इस जस्टिफिकेशन को कैसे देखते हैं और इसका हल क्या है? देखिए, सोशल मीडिया या इस चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये वो दौर नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, हुकूमत के अंदर अगर कोई मसाइल होंगे, तो इश्यूज होंगे, तो वो तो हुकूमत को हल करना पड़ेगा, क्योंकि आज के नौजवान तबका है वो तो इस चीज को नहीं मानता है वो। और दूसरी बात है कि हर चीज तारीख इंसाफ के खाते में डालना ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस हुकूमत से नाला है और वो आजाद है। वो अपने यानी गैस का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, तो वो उसको देख के उनको जाहिर उनको गुस्सा आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो वो सारे हमारे खाते में डाल रहे हैं। अब अगर वो लोग गालियां दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो सारे हमारी तरफ से तो नहीं दे रहे हैं ना। कुछ तो ये भी है कि हुकूमत से नाला है लोग, तो हुकूमत अपने परफॉर्मेंस बेहतर करे, ये सारी चीजें। और दूसरा ये कि देखिए, हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा सर। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है ना शौकत साहब, जो अकाउंट्स पीटीआई से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के खिलाफ जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, ओवरसीज उसमें से अकाउंट्स हैं ज्यादातर, या कुछ बेनामी भी है। मैं इदारों के उसके हक में नहीं हूँ कि अपने इदारों के खिलाफ हम बयान दें या उनके खिलाफ कोई एक मुहिम चलाएं, इसके हक में मैं कभी नहीं रहा। और लेकिन ये बात है कि अगर हुकूमत जो है वो अगर किसी इतनी बड़ी पॉपुलर जमात को दीवार से लगाएगी और उनके लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती करेगी, उनको सियासी स्पेस नहीं मिलेगा, तो जब स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर यही लोग गुस्सा निकालेंगे इसके जरिए। मैं नहीं समझता कि
ये कोई वो है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इससे परेशान है तो बेहतर ये है कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी है, आपने उससे स्पेस छीना है, आप उसको स्पेस दें और लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने दें, उससे ना घबराएं। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली जबरदस्ती जोर से तो देखें ना, आज एक बंदा अगर यूके में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो उसका हम क्या करें? हम तो उनको ये ठीक है, मतलब आपकी तरफ से तो फिर जवाब है सीधा सीधा कि भाई हम कुछ में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। मैं ये मामला जो है इख्तियार बेग साहब कौमी असम्बली में भी उठाया गया है, जो इंटरनेट का मामला है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी तो बहुत शद्दोमत के साथ इसको उठा रही है, बल्कि बिलावल साहब खुद अभी इस पर कॉमेंट कर रहे थे सिंध में, जब मुख्तलिफ फोरम्स पर उन्होंने इस पर बात की है। ये इंटरनेट का मसला क्या वाकई इस चीज से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया के साथ, या कोई और मामला है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? सवाल उठाया है कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मिनिस्टर साहब से, और पूरे ऐवान ने मेरा साथ दिया, और आज हमारी शर्मिला फारूकी ने भी कायमा कमेटी की मीटिंग है तो उसमें इसको उठाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले तो क्विकली मैं बतला दूं कि नुकसान क्या हो रहे हैं। देखिए, फॉरेन असाइनमेंट जो है बाहर के, वो कंप्लीट वक्त पे नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियों को प्रिंसिपल्स ने दुबई शिफ्ट करने को कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पीड और उसकी सर्विस जो है वो म्यार के भी नीचे है। दुनिया 5G की तरफ जा रही है जी, और हम 4G से 3G की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये बात करी, शीजा ने जो उनकी IT की मिनिस्टर फॉर स्टेट ने मुझे बताया कि हम 4 केबल अंडर वाटर डाल रहे हैं, सबमरीन केबल शायद वो कहलाते हैं जी, सबमरीन केबल, और उसके बाद इसकी पावर कितने गीगावाट बढ़ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि बढ़ना तो खैर बोनस होगा, अभी आप जो हमारी एग्जिस्टिंग वो तो थी वो सर्विस तो दे दें कम से कम। मसला बिल्कुल है सोशल मीडिया पे वो लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, और हुकूमती अपने सेफ्टी मेजर्स में मुख्तलिफ फायर इन्होंने लगाई। फायर वॉल के बाद भी मसले मजीद खराब हुए हैं, और उसके नताइज मैं समझता हूँ ना हुकूमत को उनके मकासद पूरे हो सके हैं, बल्कि बिजनेस कम्युनिटी और IT सेक्टर बुरी तरह से पिटा है। अभी भी मुतासिर है सर, या बेहतर हुई हैं चीजें? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। और ये केबल का जो एक शोषा दिया गया, हम उनके अलाए हैं, हुकूमत भी उनके साथ है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर मैं नौजवानों के साथ हूँ। मैं सख्ती से इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इंटरनेट की सर्विसेज और जो दूसरे सोशल मीडिया के हमारे वो है फैसिलिटीज, उनको बहाल करें। और ये एक बुनियादी हक है, ये तो फंडामेंटल राइट है कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करें और दूसरी फैसिलिटी इस्तेमाल करें जिसकी वो पेमेंट कर रहे हैं। वो क्यों उसके पेमेंट करने के बाद उसकी आधी सर्विस मिली नहीं रही? बिल्कुल ठीक है, दी जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। आप मैंने कौमी असम्बली में भी इस चीज को उठाया हुआ है सवालों जवाब के सेशन में, और पूरी अब इसमें कल जो एक मीटिंग हुई थी सेनेट की कायमा कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो PTA के सबराह हैं वो आए हुए थे, और उसमें उन्होंने ये बात शेख साहब कही है कि हमें वजारत दाखिला बंद करने के लिए कहती है तो हम करते हैं। अब ये तो बराह रास्त आपकी हुकूमत से मामला जुड़ा हुआ है ना। वो सवाल सेनेटर कामरान मुर्जा ने किया था कि आप किस कानून के तहत बंद करते हैं, उन्होंने कहा जी आप फिर किस कानून के तहत हमें ऑर्डर जारी करते हैं। तो बात तो ठीक है, ये नहीं दुरुस्त बात है, वो तो बात सामने। और कौमी असम्बली में मैम शीजा फातिमा जो मिनिस्टर रेलेवेंट मिनिस्टर है, जिन्होंने कहा था कि आबादी के बढ़ जाने की वजह से इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है, और फिर वो ये भी उन्होंने एश्योर कराया कि जल्द हम इसको बेहतरी होगी। ये सही कह रहे हैं, जो है ना, बात तो सही है कि इससे इम्पैक्ट तो हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, और हमने एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को। अब वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मुल्की लेवल पे जो इतने हमारे इदारों के खिलाफ बातचीत है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना किसी तरीके से भी, लेकिन इस मसले का हल निकाल रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट होगी। इसमें एश्योर कराया गया है असेंबली के अंदर भी। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अभी जो इस फिस्कल ईयर का पहला क्वार्टर है उसमें ग्रोथ रेट 0.92 आया है, बहुत अपने टारगेट से कम है, और इसी तरह से जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो नेगेटिव आई है, बाकी भी टारगेट्स हम पूरे नहीं कर पा रहे। क्या वजह है इसकी? IMF भी परेशान है कि हमने जो टारगेट्स रखे हुए हैं, सेट किए हैं, हमारा जो FBR का कलेक्शन का हदफ है वो भी पूरा नहीं हो रहा, उसमें भी 350 अरब का शॉर्टफॉल है। नहीं, अगर तो 0.92 एक क्वार्टर का है
तो फिर तो 3.6 बनता है ना पर ईयर। अगर तो इस तरह है 0.92 तो एक प्रोजेक्शन तो सर प्रोजेक्शन पर ईयर है या पर क्वार्टर है, ये अभी जरा क्लैरिफाई कर नहीं, ये प्रोजेक्शन तो सर वो पूरे साल ही की है ना। लेकिन अभी तो हमें ये होना तो इतना ही चाहिए था ना इस क्वार्टर में भी, तभी तो आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जी इतना तो पर क्वार्टर होना चाहिए था ना, ये है। और नेगेटिव, असल में नेगेटिव ग्रोथ हुई है ना जो इंडस्ट्री में, वो बड़ी तशवीशनाक मैटर है। और अभी हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी आ गई है, तो हर जगह हम एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि स्टेबिलिटी आई है। और ख़ास तौर पे FBR का जो अब देखिए ना 40% ज़्यादा रखा गया था टारगेट, बड़ा एम्बिशियस टारगेट था। जैसे अभी आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक साल में 40%, मैं भी कोई 55-60 साल से FBR से रिलेटेड हूँ, कभी इतना एक साल में ग्रोथ का टारगेट नहीं रखा गया, क्योंकि IMF की तरफ से हमारे ऊपर अनरियलिस्टिक रख लिया था, हमने दबाव में रख लिया था। लेकिन उसके बावजूद 25% बढ़ा भी है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर आपसे कहेगा कि आप मिनी बजट लेकर आए अपने टारगेट जो है वो आपका टारगेट तो शायद वो रिवाइज ना करें, वो कहेंगे आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं। जी, और हम खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, हम इसी को इम्प्रूव करेंगे इसको। अब इस महीने में टारगेट रिवाइज करने की IMF से हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, वो भी पॉसिबल है, वो तो नेगोशिएट करें। लेकिन टारगेट मैंने आपसे कहा ना, खुद आप अंदाजा कर लीजिए कि 25% तो पिछले साल से बढ़ा है। अब 4000 अरब एकदम की जो जंप है वो बहुत एम्बिशियस थी, उसमें से काफी कुछ पहले 6 महीने में 24-25% हासिल हुआ है एडिशनल। ये बताएं कि SIFC से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और क्या अभी तक आप देख रहे हैं कि उसने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए SIFC बहुत काम कर रही है और बड़ी एफर्ट करे। आज भी जो सारी बातें उन्होंने बताई ना, वो उस तरफ उस उड़ान जो प्रोग्राम हमने रखा है उसी बेसिस पे रखा है। लेकिन अभी तक मैं ये कहूँ कि उससे कोई ग्रोथ बढ़ गई है या कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेन तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही जोर है ना। अभी भी हमारे इदारों को मैं देख रहा हूँ, एक मीटिंग से उठ के मैं आ रहा हूँ, उधर अगर फर्ज करो हमने एक यानी मिनिस्टर मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने कोई किसी बात को रिकमेंड किया, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री किसी एक्सपोर्ट की बात थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड किया, उसके बाद वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में चला गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको ऑब्जेक्शन लगा दी। हमें अभी भी बहुत तेज रफ्तारी से काम करना है। अगर इसी तरह हम करते रहेंगे, सबको मिलके बैठ के एक बार डिसीजन। और रेमिटेंसेस अगर रुक जाती हैं या कम हो जाती हैं PTI के कहने पर, उससे कितना फर्क पड़ेगा? PTI के कहने पर मेरे ख्याल अनरियलिस्टिक वो बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपने घर अपनी फैमिली को क्यों किसको भेजते हैं? रेमिटेंस तो मेनली वही होती है, बिजनेस रेमिटेंसेस तो इतनी होती नहीं है। जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं ज्यादातर अपनी फैमिली को या बच्चों को भेजते हैं। आप सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉल दें या ना दें? मामूली फर्क पड़ सकता है, मामूली पड़ सकता है, लेकिन वो नहीं, उनको ऐसी बात करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत बात कर। आज फिर कहिए, दोहरा के कहिए, आज यही तो मुश्किल है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। हमें इतराज PTI से नहीं है, PTI पॉलिटिकल पार्टी है, आए डिस्कस करे चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हम बार बार उनसे गुजारिश कर रहे, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैंने उनसे कहा कि आप आए, एजेंडा भी आप बना लें, जिस ऑफिसर को बुलाना है बुला लें, आए बैठे तो सही हमारे साथ। अब वो इस किस्म की अगर बात करेंगे, कभी IMF से कहेंगे कर्जा ना दो, कभी ये कहेंगे रेमिटेंस ना भेजो, ये वो अपना नुकसान करे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एज ए पॉलिटिशियन अपना नुकसान मैं बिल्कुल बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि वो नुकसान अपना लोग उनसे ही बदलन हो रहे हैं कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज फिर अडयाला जेल से इमरान खान ने पैगाम दिया कि भाई रेमिटेंसेस रोकने की हमने कॉल दी हुई है, हमारी ये कॉल इन फील्ड है, ये आज उन्होंने दोहरा के कहा है। हालांकि कुछ PTI के लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी हमने जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं ये हो रहा है। इख्तियार बेग साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ नेगेटिव आई है, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो टारगेट्स हमने रखे हैं वो एम्बिशियस टारगेट्स थे, अभी शाह साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में ये रेमिटेंसेस को रोकने की कॉल कितना फर्क डाल सकती है? SIFC की कंट्रीब्यूशन से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? और ये जो ग्रोथ नेगेटिव में हुई है इंडस्ट्री की, इसको पॉजिटिव लाने के लिए या अपना टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो ऐलान है रेमिटेंसेस ना भेजने का या सिविल ना फरमानी का, वो जरूर साइकोलॉजिकल एक सियासी अदम इस्तेकाम लोगों में, सरमायाकारों में पैदा कर रहा है जी। लेकिन प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता रेमिटेंसेस में कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि 34 या 35 अरब डॉलर की इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो मुतवक्के हैं। अच्छा। ये तो रेमिटेंसेस पे बात हो गई। ठीक। ये जो इनके सिविल नाफरमानी है, ये इटसेल्फ ये बतलाती है कि ये पावर
को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये मुल्क को जो डैमेज कर दें रेमिटेंसेस रोकने के नाम पर, या टैक्सेस ना पे करके, या बिजली के बिल ना पे करके उन इदारों को डेंट पहुंचाएं, तो उसको दोबारा संभलने में कई साल लगते हैं। क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने इस मुल्क को आप इतना डैमेज, इतना डेंट कर दें कि फिर वो कई साल लगे उसको दोबारा संवारने में? मैं नहीं समझता कि कोई भी, ये मुल्क दुश्मन सोच है और हमें इसको बदलना होगा। आप सियासी हथियार पूरे इस्तेमाल करें, आपका पूरा इख्तियार है, लेकिन आपके पार्लियामान में एक अच्छा नंबर है, वहां पे आप अपने इश्यूज टेकअप करें। हम इनको सपोर्ट करते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में हम इनका साथ देते हैं। अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त असूलन तो ये चाहिए था कि इन्हें ये कॉल वापस लेनी चाहिए थी, जेस्चर दिखा के, वो जज्बा दिखा के कि हम भी मुस्बत अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे हुकूमत ने अमीन गंडापुर को जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेगेटिव स्ट्रेटजी है और फिर इससे नुकसान होगा और कई साल लगते हैं इसको कवर करने के लिए। शौकत यूसुफ सर, आखिर में मुझे ये बता दीजिए सर कि ये रेमिटेंसेस वाली जो कॉल है, एक तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब का और कैसर शेख साहब का इस पर इत्तफाक है, वो कहते हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और बल्कि पिछले साल की निस्बत ज्यादा रेमिटेंसेस इस मरतबा आएंगी। तो दूसरा ये है कि ये आज इमरान खान साहब ने फिर कहा है, बार बार उन्हें कहना पड़ रहा है, पार्टी के लोग आपके कहते हैं कि नहीं जी हमने इसको रोका हुआ है, अभी हम ये कॉल नहीं दे रहे। आज अडयाला जेल से पैगाम आया कि नहीं, रेमिटेंसेस रोकने की कॉल जो है वो इनफील्ड है। तो एक्चुअली क्या है और क्यों है? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जो एतमाद का फुकदान है ना, कोई एक दूसरे से एतमाद नहीं कर रहा, इसीलिए जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो तारीख दी है, उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे वापस दूँ कि मेरे कम अज कम ये जो 2 मुतालबात है ये मान लेगा जी। अब आज हुकूमत से मुज़ाकरात हुए दूसरी मरतबा, अब हुकूमत ने क्या जवाब दिया है मुझे इसका इल्म नहीं है जी। जाहिर है ये कमेटी दोबारा जाएगी, खान साहब के साथ मुलाकात करेगी और उनका जो मैसेज है, जो कमेटी में जो कुछ हुआ है वो उन तक पहुंचाएगी और खान साहब ही इसको वापस ले सकते हैं, कोई और वापस नहीं ले सकता, ये ध्यान में रख लें। इसलिए बड़ी क्लियर बात है कि अगर हुकूमत ये मुतालबात मानेगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि इससे ऑलरेडी हुकूमत बहुत नुकसान कर चुकी है तारीख रास्ता। एक तो मैंडेट ले लिया, जो उनके साथ जुल्म ज्यादतियां हुई, वो सारी चीजें भुला के अब बैठे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या रवैया इख्तियार करती है। बिल्कुल सही है सर। इसमें शेख साहब आखिर में ये बता दें, लास्ट कमेंट आपका, कि पीटीआई ने अपने जो लंबी मुतालबात की फहरिस्त थी उसको बहुत कट शॉर्ट करके सिर्फ 2 मुतालबात रख दिए हैं आपके सामने, एक जुडिशल कमीशन का क़याम और एक असीरान की रिहाई। अब तो आपको मेरा ख्याल है कि पीटीआई की पॉजिटिव इंटेंशन का अंदाजा हो ही गया होगा कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं और उसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं, अदरवाइज वो अनरियलिस्टिक किस्म के या अनडूएबल किस्म के मुतालबात आपके से वापस ना विड्रॉ ना करते। देखिए, दोनों साइडों से बात की जा रही है ताकि मसले का हल निकले जी, और टेबल पे बैठ के ही जैसे पहले हुआ, इंशाल्लाह मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कुछ ना कुछ कुर्बत होगी। देखिए, मुतालबात उन्होंने किए हैं, अब क्या रिएक्शन आया आपके ख्याल में, वैसे ज़ाती तौर पर आपके ख्याल में ये मुतालबात अब डूएबल हैं? देखिए, बात ये है कि ये डूएबल तो होते हैं तो मुज़ाकरात शुरू होते हैं ना, यानी ये तो नहीं कि इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, वो तो नहीं है बात, लेकिन वहाँ बैठ के होती है ना, और कंडीशन उसकी क्या है। मुज़ाकरात की पूरी टीम है दोनों साइडों से और बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और हमें उन पर एतमाद करना चाहिए कि कोई हल निकालेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम क्या होता है कि मसले का हल निकाले, सुलझाए मसले को, ना कि उसको बढ़ाएं। और जब पॉलिटिशियन बैठे हैं ना, तो यही मैं पहले दिन से हम इनसे कह रहे थे, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आए बैठे, मैं तो आपके हर प्रोग्राम में यही कहता रहा थ्रू आउट। आज उन्होंने ये बात मानी है तो उनका शुक्रिया भी है और उनको खुशी भी है, क्योंकि पाकिस्तान तभी डेवलप हो सकता है अगर हम आपस में ही इख्तलाफ करते रहे। अब उसका हल निकालना पड़ेगा, क्या हल निकलता है, कोई ना कोई तो देखिए उनको मानना पड़ता। लचक आसिफ जरदारी साहब ने, सदर साहब ने जो तकरीर की है उसमें क्लियर उन्होंने कहा है कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस में होती है और हमें दिखानी पड़ेगी हर एक को, हमें उनको बिल्कुल गुंजाइश देनी पड़ेगी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके इलेक्टेड लोग बैठे हैं असेंबली में, वो भी बात करें, बैठे ना। वो पहले तो यही झगड़ते रहे, जी हमने बात ही आपसे नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। अब वो कोई अनरियलिस्टिक बात कर रहे थे, उसको समझने में उन्होंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब आपका, मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ साहब प्रोग्राम में शरीक थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।